हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋचा सिंह राठौर आप सबका स्वागत इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको ले चलती हूँ एक ऐसी दुनिया में जो अपने आप में बहुत ही अनोखी और बहुत ही रोमांचक है। युद्धों की दुनिया। जी हाँ, सही सोचा आपने, युद्धों की दुनिया में आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे उसका टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर, युद्ध। आपकी स्क्रीन पर एक बहुत बड़ा सा प्रश्न है, वॉट इज वॉर? युद्ध क्या है? मैं चाहती हूं कि इस स्क्रीन को देखने वाले सभी लोग 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करें और इस सवाल का जवाब अपने मन में ढूंढने की कोशिश करें। अब आंखें खोलिए। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप में से ऐसा करने वाले सभी लोगों के जवाब कुछ उन्हीं बिंदुओं पर आके अटके हैं, जैसे कि युद्ध एक हिंसा है, युद्ध एक संघर्ष है, युद्ध में खून खराबा है, युद्ध में विनाश है, युद्ध में जीवन का अंत है, युद्ध एक ऐसी चीज है जिससे बचा जाना चाहिए, युद्ध किसी भी तरह स्वागत योग्य नहीं है, ये सदैव विनाश को आमंत्रण देता है। और मुझे उम्मीद है कि मेरे इन सारे शब्दों में आपका इस प्रश्न का जवाब निहित है। इतना गंभीर होने की भी आवश्यकता नहीं है। युद्ध किसी राज्य की दूसरे राज्यों और संसार के प्रति प्रतिक्रिया करने की ताकत तो है, लेकिन पहला मूल क्वेश्चन या मूल प्रश्न यह है कि युद्ध किस स्थिति में उत्पन्न होता है। तो क्विंसी राइट कहता है कि युद्ध हमेशा वहां होगा जहां विवाद होगा, यानी विवाद ही युद्धों को उत्पन्न करने का मूल कारण है। पहले विवाद आते हैं, फिर शांति का लोप हो जाता है और फिर हिंसात्मक संघर्ष होता है जिसे हम युद्ध कहते हैं। और लॉरेंस जैसा एक विचारक युद्ध को एक मुकाबला मानता है, एक कंपटीशन, एक स्पर्धा मानता है। और यह स्पर्धा जनशक्ति द्वारा एक राज्य दूसरे राज्य की जनशक्ति से करता है। और किस लिए? प्रतिष्ठा और प्रभाव को स्थापित करने के लिए। युद्ध के अपने आप में व्यवहारिक, दार्शनिक और वैज्ञानिक पक्ष हैं, लेकिन युद्ध को हिंसात्मक संघर्ष के रूप में देखा जाता है, यानी जब वैधानिक, व्यवहारिक, वैज्ञानिक इन सारे पक्षों की किसी न किसी स्थिति में एक परिणति के रूप में हम युद्ध को देखते हैं। यदि एक वैधानिक शासन असफल होता है, एक कानूनी स्थिति को बनाए रखना किसी राज्य के लिए असफल हो जाता है, यथा स्थिति को बनाए रखना असफल हो जाता है, तो उसकी परिणति हम युद्ध के रूप में देखते हैं। मूल रूप से युद्ध प्रतिष्ठा और प्रभाव को स्थापित करने का एक साधन है जिसमें राज्य हिंसात्मक संघर्ष करते हैं। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण शब्द राज्य है। किसी राज्यों के बीच के संघर्ष को हम युद्ध कह सकते हैं, यानी जब राज्य एक इकाई के रूप में एक दूसरी इकाई राज्य से अपने हितों की रक्षा के लिए उसके हितों में असीमित हस्तक्षेप के रूप में या हिंसात्मक संघर्ष का सहारा लेते हैं, तो आप इसे युद्ध कहते हैं। यदि इस संघर्ष में, इस हिंसात्मक संघर्ष में राज्य इकाई के रूप में नहीं है, तो हम इसे युद्ध नहीं मान सकते। संघर्ष या किसी भी प्रकार की हिंसा को और दूसरा रूप मान सकते हैं। युद्ध शब्द का प्रयोग हम तभी करते हैं जब इसमें सम्मिलित होने वाली शक्तियां कम से कम अब अगर युद्ध को परिभाषित करने का प्रयास किया जाए तो सबसे बेहतरीन शब्द क्लॉज़विट्ज़ के हैं, जो ऑन वॉर में युद्ध को परिभाषित करते हुए लिखता है, कोट, एन एक्ट ऑफ वायलेंस intended to compel our opponent to fulfill our will। और एक दूसरी जगह वो लिखता है, कोट, war is nothing but a continuation of political intercourse with a mixture of other means, unquote। इस तरह अगर हम क्लॉज़विट्ज़ के शब्दों की व्याख्या करें तो कुछ चीजें महत्वपूर्ण दिखती हैं। इस परिभाषा में युद्ध में एक प्रभुत्व की भावना दिखती है, एक दबाव बनाने की शक्ति दिखती है, जिसके बल पर शत्रु को झुका देना ही, शत्रु को अपनी इच्छा पूर्ति के लिए बाध्य कर देना ही युद्ध है। और इसे युद्ध के द्वारा, इस हिंसात्मक कार्य के द्वारा राज्य अपनी विरोधी शक्ति को दबाने के लिए
उस पर अपना प्रभुत्व जमाने के लिए, उसे सरेंडर करने के लिए, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए बाध्य करने के लिए विवश करते हैं। इस शक्ति को क्लॉज़ेविट्ज़ युद्ध की शक्ति का नाम देता है। और दूसरी जगह क्लॉज़ेविट्ज़ साफ करता है कि युद्ध अपने आप में कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रखता, वह राजनीतिक साधनों की तरह एक साधन है राज्य की नीति को आगे बढ़ाने का। जिस तरह दूसरे रास्तों से, दूसरे साधनों के द्वारा राज्य अपने हितों को साधने का प्रयास करते हैं, उसी तरह उन साधनों के असफल हो जाने पर राज्य युद्ध को अपनी राज्य की नीति को संबल देने के लिए, अपनी राज्य की नीति को आगे बढ़ाने के लिए, अपने राजनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक साधन के रूप में प्रयोग करते हैं और इसके साथ अपने समस्त संसाधन भी लगाते हैं। अतः युद्ध अपने आप में कोई स्वतंत्र अस्तित्व वाली चीज नहीं, बल्कि राजनीति है, राज्यों के मध्य के संघर्ष की राजनीतिक परिणति का। अब तक की हुई चर्चा में हमने युद्ध पर गंभीर चिंतन किया। अगर उन सभी चर्चाओं का सार निकाला जाए तो हमारे सामने एक प्रश्न फिर से आता है कि व्हाट इज वॉर इन रियल? युद्ध वास्तव में क्या है? इसको बहुत ही आसान शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है। इन बिंदुओं पर ध्यान दीजिए। पहला, वॉर इज अ सिचुएशन इन विच अ नेशन एनफोर्सेस इट्स राइट्स बाय यूजिंग फोर्स। यानी युद्ध वो स्थिति है जिसमें राज्य अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए शक्ति का प्रयोग करते हैं। दूसरे पॉइंट पे अगर देखें तो वॉर इज अ स्ट्रगल ऑफ अ स्टेट। यहाँ पर यह स्पष्ट है कि यह हिंसात्मक संघर्ष अगर राज्यों के बीच है, एक या एक से अधिक राज्य इकाइयों के मध्य है, तभी ये युद्ध है। और अगले पॉइंट में कि वॉर इज द कंटिन्यूएशन ऑफ स्टेट पॉलिसी, या राज्य की नीति को ही आगे बढ़ाने का एक साधन है। और जैसा कि इसके पहले हमने चर्चा की थी कि युद्ध कुछ नहीं बल्कि अपने विरोधी को, अपने शत्रु को अपनी इच्छा पूर्ति के लिए बाध्य कर देने की ताकत है। और एक सबसे साधारण और सबसे ऑब्वियस, सबसे स्पष्ट कारण कि जब युद्ध होता है तो शांति नहीं रहती, शांति का लोप हो जाता है और किसी राज्य की प्राथमिकताओं में परिवर्तन आ जाता है। एब्सेंस ऑफ पीस और चेंज्ड प्रायोरिटी, इन स्थितियों से आप युद्ध को पहचान सकते हैं कि जहां पर शांति का लोप है, जहां पर राज्य की प्राथमिकताओं में परिवर्तन आया है, वह स्थिति युद्ध की स्थिति है और यही युद्ध का वास्तविक स्वरूप। अब तक हमने युद्ध के स्वरूप को समझने का प्रयास किया। आइए अब हम युद्ध के कारणों की खोज करने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मानव सभ्यता का इतिहास युद्धों का इतिहास है और मानव की तकनीकी क्रांति और तकनीकी उपलब्धता का प्रभाव सबसे ज़्यादा युद्धों के स्वरूप पर देखने को मिलता है। वैसे तो सभ्यता का कोई भी क्षेत्र किसी भी तरह की तकनीकी क्रांति से अछूता नहीं है और युद्ध भी इसका अपवाद नहीं है, लेकिन आदि मानव से लेकर आज तक युद्ध के मूल कारण अभी तक वही है, यह एक आश्चर्यजनक बात है। प्राचीन सभ्यताएं जिन कारणों से युद्ध कर रही थीं, आज की तकनीकी रूप से एडवांस सभ्यताएं भी उन्हीं कारणों के लिए युद्ध कर रही हैं। इन कारणों को हम दो प्रमुख श्रेणियों में बांट सकते हैं। पहले कारण जो किसी राज्य के अस्तित्व से संबंधित हैं, इन्हें वाइटल इंटरेस्ट या अस्तित्व संबंधी प्रश्न कहते हैं। दूसरे कारण तात्कालिक लक्ष्यों से संबंधित हैं, इमीडिएट रीजंस, जिनके कारण युद्ध की स्थिति पैदा हो सकती है। इन दो कैटेगरीज में, इन दो श्रेणियों में बहुत सारे ऐसे कारण आते हैं, बहुत सारे ऐसे बिंदु आते हैं जिनके आधार पर राज्य युद्ध में जाने या ना जाने का फैसला करते हैं। सबसे पहला कारण वाइटल इंटरेस्ट या अस्तित्व संबंधी तथ्य। इनको बहुत से लोग प्राथमिक कारण भी मानते हैं। प्राथमिक कारण या वाइटल इंटरेस्ट या अस्तित्व संबंधी प्रश्न वे बिंदु हैं जो किसी राज्य की पहचान को निर्धारित करते हैं, किसी राज्य के होने या न होने को तय करते हैं। ये किसी राज्य के होने से संबंधित प्रश्न हैं। इनको खोकर कोई राज्य जीवित नहीं रह सकता। कोई राज्य इन प्रश्नों पे समझौता करके अपने अस्तित्व को बनाए नहीं रख सकता, अपनी पहचान को बनाए नहीं रख सकता।
और एक राज्य के होने वाले प्रश्न जिनके आधार पर वह जीवित है, एक राज्य अपनी पूरी ताकत के द्वारा उन वाइटल चीजों को संरक्षित करने का प्रयास करता है जिससे उसके अस्तित्व को बचाया जा सके। इनमें सबसे महत्वपूर्ण कारण है टेरिटरी या क्षेत्रफल। बिना जमीन के कोई राज्य नहीं हो सकता, बिना क्षेत्र के, बिना भौगोलिक उस क्षेत्रफल के कोई राज्य नहीं हो सकता। दूसरी चीज जनसंख्या, बिना जनसंख्या के भी कोई राज्य नहीं हो सकता। तो क्षेत्रफल, जनसंख्या, फिर आइडियोलॉजी या विचार। राज्य एक विचार है, राज्य एक विचारधारा से चलता है, यह भी राज्य के मूल तत्वों में से एक तत्व है। इसके अलावा जब ये तीन चीजें मिलकर एक राज्य का निर्माण करती हैं तो फिर राज्य के पास शक्ति होती है और राज्य उस शक्ति की स्थिति को बनाए रखना चाहते हैं जिसे आप बैलेंस ऑफ पावर की श्रेणी में रखते हैं। और इसके अतिरिक्त आज के आधुनिक युग में राज्य की असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसका आर्थिक संसाधनों पर, एनर्जी रिसोर्सेस पर कमांड बहुत आवश्यक है, जिसके लिए भी राज्य युद्ध की ओर जाना चाहते हैं। तो अस्तित्व संबंधी प्रश्न वो हैं जिन पर कोई भी राज्य समझौता नहीं करना चाहता, क्योंकि समझौता करने का अर्थ उसका अपने अस्तित्व से खिलवाड़ करना होगा। उसका होना या न होना, एक राज्य के रूप में उसका उपस्थित रहना या न रहना, इन वाइटल इंटरेस्ट या अस्तित्व संबंधी प्रश्नों की सुरक्षा पर ही निर्भर करते हैं। अतः राज्य कभी भी इन हितों पर समझौता नहीं करते और अपनी पूरी सामर्थ्य और शक्ति के साथ इन हितों की रक्षा के लिए युद्ध। अब आगे बढ़ते हैं और दूसरे बिंदु इमीडिएट इंटरेस्ट पर चर्चा करते हैं। ये वे कारण हैं जो राज्य के प्रभाव संबंधित हैं, राज्य के प्रभाव के विस्तार से रिलेटेड कारण जिन्हें हम इमीडिएट इंटरेस्ट में रखते हैं। इन कारणों की रक्षा के लिए राज्य युद्ध में जाने का फैसला कर भी सकते हैं और कई बार नफा नुकसान तौलते हुए युद्ध में ना जाने का फैसला भी कर सकते हैं। चूंकि ये कारण उसके मूल अस्तित्व के प्रश्नों से जुड़े नहीं हैं, इसलिए राज्य के पास यह सुविधा है कि वो अपना हित देखते हुए युद्ध में जाने या ना जाने का फैसला करे, जबकि मूल अस्तित्व से जुड़े प्रश्नों के लिए राज्य के पास ऐसा कोई विकल्प नहीं है। वह उनकी रक्षा के लिए हर हाल में युद्ध में जाने को तैयार रहता है, क्योंकि युद्ध में न जाने का मतलब भी उसके अस्तित्व का मिट जाना होगा और अस्तित्व की रक्षा के लिए युद्ध में जाकर उनकी रक्षा करना ही एकमात्र विकल्प रहता है। लेकिन इमीडिएट इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता। ये उसके प्रभाव के विस्तार संबंधी कारण हैं जिन्हें तमाम उपश्रेणियों में बांटा गया है। इनमें धार्मिक कारण, सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण और कोई भी ऐसी तात्कालिक महत्वपूर्ण घटना शामिल हो सकती है जिसके कारण राज्य युद्ध में कूद पड़े। अगर हम रोज की घटनाओं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक घटनाओं पर ध्यान दें तो हम देखेंगे कि एक छोटी सी घटना कि अगर कोई राज्य अपनी सीमा पर मिसाइल तैनात कर रहा है तो उसका पड़ोसी राज्य एक युद्ध की स्थिति के लिए तैयार होने लगता है। तो ये एक बहुत छोटा कारण है, लेकिन ये एक तात्कालिक महत्व का कारण है जिसके कारण युद्ध भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इमीडिएट इंटरेस्ट वो एक कारण है जो राज्य के प्रभाव संबंधित हैं, अस्तित्व संबंधी नहीं। इसलिए राज्य इनको सैक्रिफाइस भी कर सकता है और इनके लिए युद्ध में भी कूद कर जा सकता है, इनके लिए युद्ध भी कर सकता है। यानी कि जो पहले वाइटल इंटरेस्ट थे वे राज्य के लिए हर हाल में महत्वपूर्ण है। ये दूसरे कारण इस श्रेणी में आने वाले कारणों पर राज्य चर्चाएं कर सकते हैं, नेगोशिएशंस कर सकते हैं, डिप्लोमेटिक चैनल से इन्हें सुरक्षित करने की कोशिश कर सकते हैं, ब्लैकमेलिंग पॉलिसीज को अपना सकते हैं और अगर ये सब असफल होती हैं तो युद्ध में जाने का ऑप्शंस भी खुला रखते हैं। अब हमारा अगला विषय है टाइप्स ऑफ वॉर। हमें स्लाइड पे बहुत सारी श्रेणियां और उपश्रेणियां दिख रही हैं। पहले को लेते हैं लिमिटेड वॉर या सीमित युद्ध, और उसी के साथ नीचे है दूसरा अनलिमिटेड वॉर या असीमित युद्ध। क्या अर्थ है दोनों का और इनमें क्या अंतर है? सीमित युद्ध वो है जिसमें राज्य सीमित साधनों, शक्ति और सामर्थ्य का प्रयोग करते हैं।
अर्थात राज्य अपनी पूरी ताकत और पूरी शक्ति को इस युद्ध के लिए नहीं झोंकते हैं। इस तरह के युद्ध कर्म में क्षेत्र भी सीमित होता है और इनका टारगेट सिर्फ मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट या सशस्त्र सेनाएं होती हैं। नागरिक ठिकानों को और नागरिकों को इसमें टारगेट नहीं बनाया जाता। चूंकि साधन शक्ति सामर्थ्य के हिसाब से ये सीमित चीज़ों पर ही डिपेंड करता है, इसलिए इसमें होने वाला नुकसान भी, जनहानि भी सीमित ही होती है। अनलिमिटेड वॉर क्या है? इसका प्रमुख पहचान है कि अनलिमिटेड वॉरफेयर में राज्य अपने ऊपर कोई नियंत्रण नहीं लगाता। वो अपनी पूरी सामर्थ्य, पूरी शक्ति, पूरी ताकत के साथ युद्ध में कूदता है। इसलिए एक असीमित क्षेत्र में ये युद्ध फैल जाता है और मिलिट्री और सिविलियन एस्टैब्लिशमेंट के बीच का अंतर हट जाता है। इस युद्ध के टारगेट सिविलियन और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट दोनों ही होते हैं। चूंकि यह बड़े पैमाने पर बड़ी संख्या के साथ बड़े संसाधनों का प्रयोग करके, राज्य की पूरी शक्ति का प्रयोग करके लड़ा जाता है, इसलिए इस युद्ध में नुकसान भी अधिक होता है। फिर अगली श्रेणी है हमारी कन्वेंशनल वॉर और अनकन्वेंशनल वॉरफेयर। कन्वेंशनल या परंपरागत युद्ध कर्म वो युद्ध कर्म है जिसमें परंपरागत अस्त्र शस्त्रों और युद्ध तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। और अपरंपरागत युद्ध कर्म वो युद्ध कर्म है जिसमें हम ABC वॉरफेयर भी जिसे कहते हैं, यानी कि एटॉमिक, बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का प्रयोग किया जाता है। व्यापक जनसंहार का शस्त्रों का प्रयोग किया जाता है। इसलिए इसमें बहुत मैसिव स्केल पे जनहानि होती है। थोड़े ही समय में लाखों की संख्या में लोगों की मृत्यु हो सकती है। इसके बाद हमारे पास मॉडर्न वॉरफेयर या स्पेशलाइज्ड वॉरफेयर है हमारी हेडिंग। इसमें हमने कई तरह की सब कैटेगरीज बांट रखी हैं। मॉडर्न वॉरफेयर या स्पेशलाइज्ड वॉरफेयर वो है जब हम WMD या वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के आ जाने के कारण राज्य सीधे सीधे युद्ध का खतरा नहीं उठाने चाहते। इतने भयंकर खतरनाक स्तर के शस्त्र अस्त्र के प्रयोग से खुद को बचाना चाहते हैं, तो युद्ध में राज्य अपने दूसरे तरीके के साधनों का प्रयोग करते हुए अपने अपोनेंट को, अपने विरोधी को दबाने की कोशिश करते हैं। इनको हमने मॉडर्न वॉरफेयर या स्पेशलाइज्ड वॉरफेयर में श्रेणीबद्ध किया है। इस श्रेणी में आता है इकोनॉमिक वॉरफेयर, यानी आर्थिक युद्ध कर्म, जिसमें अपने प्रतिद्वंदी की युद्ध करने की आर्थिक क्षमता को ही तोड़ दिया जाए, क्योंकि बगैर एक सुदृढ़ आर्थिक क्षमता के कोई राज्य सैनिक क्षमता के भौतिक संसाधनों को एकत्र नहीं कर सकता। फिर दूसरी श्रेणी है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर या वॉर ऑफ प्रोपेगेंडा, यानी शत्रु की, अपने प्रतिद्वंदी की मनोबल को तोड़ देना, उसकी मानसिक शक्ति को तोड़ देना, उसकी नैतिक शक्ति को तोड़ देना और उसे आत्मसमर्पण के लिए या पीछे हटने के लिए विवश कर देना। फिर है प्रॉक्सी वॉर या छद्म युद्ध। यह एक नए प्रकार का युद्ध कर्म देखा जा रहा है जिसमें राज्य घोषित तरीके से अपने विरोधी के विरुद्ध युद्ध नहीं कर रहे, लेकिन अलग अलग दूसरे साधनों से उस राज्य को अव्यवस्थित करने के लिए, कमजोर करने के लिए तमाम तरह के नैतिक और अनैतिक साधनों का प्रयोग करते हैं। आतंकवाद का प्रयोग, ड्रग और नार्कोटिक्स को बढ़ावा देना, अवैध हथियारों का प्रवाह राज्यों में वो करना, ये सब इस श्रेणी के अंतर्गत आता है। फिर अगली श्रेणी है साइबर वॉरफेयर। ये बहुत ही ज्यादा स्पेशलाइज्ड तरह का वॉरफेयर है और इसको कहते हैं अटैक विदाउट बुलेट्स एंड बॉम्ब्स। इस तरह के वॉरफेयर स्टाइल में हम डिजिटल अटैक का इस्तेमाल करते हैं और इसमें हैकिंग, तमाम तरह के कंप्यूटर वायरसेस का इस्तेमाल करके दुश्मन की डिजिटली पैरालाइज्ड कर देना, दुश्मन को संचार रूप से बिल्कुल पैरालाइज्ड कर देना इस श्रेणी के अंतर्गत आता है। और इसमें तमाम तरह के ऐसे हैकिंग सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, तमाम तरह के वायरस डेवलप किए जाते हैं जिससे कि दुश्मन की कम्युनिकेशन नेटवर्क को, उसके सारे सिस्टम्स को ध्वस्त किया जा सके और उसे युद्ध में जाए बगैर। इतनी महत्वपूर्ण चर्चा के बाद एक प्रश्न का उठना बहुत स्वाभाविक है कि यदि आज के समय में युद्ध होता है तो उसकी क्या कीमत राज्यों को देनी पड़ सकती है। वॉर एट विच कॉस्ट। चूंकि ये नाभिकीय परमाणु शस्त्रों का युग है, किसी न किसी तरह हर राज्य या राज्य समूह नाभिकीय शस्त्रों के प्रभाव क्षेत्र में है। कुछ ऐसे देश हैं जिनके पास परमाणु शक्ति है घोषित रूप से, कुछ ऐसे हैं जिनके पास घोषित रूप से ये शक्ति नहीं है लेकिन उनके पास परमाणु अस्त्र शस्त्र हैं,
और कुछ देश ऐसे भी हैं जिनके पास तो ये शक्ति स्वयं तो नहीं है, लेकिन वो किसी न किसी प्रकार न्यूक्लियर अम्ब्रेला के अंतर्गत आते हैं। तो अगर ये कहा जाए कि आज होने वाले कोई भी युद्ध किसी भी समय परमाणु युद्ध में परिवर्तित हो सकते हैं, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसलिए हम युद्ध की कीमत का अंदाजा भी परमाणु युद्धों के खतरों को देखते हुए लगाते हैं। उस श्रेणी में हमने 2 कैटेगरीज बनाई है। पहला कि अगर पूर्ण न्यूक्लियर वॉर होती है या पूर्ण नाभिकीय युद्ध होता है, और दूसरा अगर एक लिमिटेड न्यूक्लियर वॉर होती है। तो अगर इस युद्ध के बाद हमें क्या प्राप्त होगा, क्योंकि राज्य युद्ध में जाने का निर्णय करते हैं कुछ प्राप्ति के लिए, अपने हितों को साधने के लिए, अपने हितों के संवर्धन के लिए। तो इस प्रश्न का मूल्यांकन बहुत आवश्यक है कि युद्ध में जाने के बाद राज्य को हासिल करने के लिए क्या होगा। तो इसका जवाब बहुत ही निराशाजनक है कि अगर पूर्ण परमाणु युद्ध होता है तो इसकी कीमत संसार की समाप्ति होगी। ह्यूमन बीइंग का दुनिया से निशान मिट जाएगा, एट द कॉस्ट ऑफ सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बीइंग। और इस तरह के परमाणु युद्ध में पूर्ण विनाश हो जाएगा, पूर्ण तबाही हो जाएगी, और इकोसिस्टम और पर्यावरण को ऐसा नुकसान होगा जिससे उबरा नहीं जा सकेगा। और अगर लिमिटेड न्यूक्लियर वॉर होती है तब ये राज्यों को पाने के लिए क्या होगा, देखते हैं। इसमें भी पाने के लिए कुछ भी नहीं रह जाएगा, क्योंकि एक ही परमाणु बम भयंकर तबाही मचाने के लिए काफी है। इसकी भयंकर कीमत होगी हर स्तर पे, सभ्यता के स्तर पे, आर्थिक स्तर पे, राज्यों के जीवन के स्तर पे, हर क्षमता के स्तर पर, हर प्रकार से भयंकर विशाल कीमत देनी पड़ेगी। सारी अर्थव्यवस्थाएं डूब जाएंगी और किसी विवाद का कोई स्थायी समाधान नहीं मिलेगा, और भयानक तबाही या मास डिस्ट्रक्शन तो होना ही है हर हाल में। इसलिए परमाणु काल में युद्ध अभी तक हमने चर्चा की कि परमाणु युद्ध में युद्ध कितने खतरनाक हो सकते हैं, और युद्धों का ऑप्शन एक अच्छा बेहतर ऑप्शन नहीं है। तो इसके लिए क्या विकल्प होना चाहिए कि युद्ध के खतरों से बचा जा सके? जवाब बहुत ही सीधा और स्पष्ट है कि शांति। लेकिन शांति क्या इतनी सर्वसुलभ और इतनी आसान है? लिटिल हार्ट ने एक बार कहा था कि अगर आप शांति चाहते हैं तो आपको युद्ध को समझना होगा। यानी युद्ध को समझने के लिए कि आपके अंदर वो सामर्थ्य, वो शक्ति, वो ताकत होनी चाहिए जिससे कि आपके विरुद्ध खतरा कम से कम हो सके। एक शक्तिहीन राज्य कभी भी शांति में स्थायी रूप से नहीं रह सकता। एक सामर्थ्यहीन राज्य को शांति नसीब नहीं होती। एक शक्तिशाली राज्य, एक सामर्थ्यशाली राज्य ही सुरक्षित है और उसी को शांति नसीब होती है। इसलिए लिटिल हार्ट कहता है कि अगर आपको शांति चाहिए तो आपके अंदर वो सामर्थ्य होनी चाहिए कि आप शक्ति को एकत्र कर सकें, शक्ति को बनाए रख सकें और युद्ध के लिए सदैव तैयार रहें। जिस भाषा में जवाब देना है उसकी सामर्थ्य आपके पास है तो युद्ध का खतरा आपसे दूर रहेगा, यानी आप एक स्थायी शांति की ओर रहेंगे। इसके विपरीत यदि आप युद्ध में अपने हितों की रक्षा करने में सक्षम नहीं है, युद्ध के द्वारा, संघर्ष के द्वारा अपने हितों को सुरक्षित करने में सक्षम नहीं है, तो आपको कभी शांति प्राप्त नहीं हो सकती। अब हमारे विषय की आखिरी स्लाइड स्क्रीन पर है जिस पर लिखा है एनी क्वेश्चंस, और मुझे पूरा विश्वास है कि इससे देखकर आपके मन में मैनी क्वेश्चंस आ रहा होगा। आपका ख्याल बिल्कुल सही है और आपके तमाम सवालों का